हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज जो है हमारा जो है टॉपिक जो है वही ईएमआई में ही चल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्टेंस से आगे का टॉपिक चल रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद जो है हमें ये पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है पे बेस्ड जो जो डिवाइसेस हैं वो कौन सा है आपका। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिवाइस जो आपका बेस्ड है वो है आपका ट्रांसफॉर्मर। क्या है आपका बेटा? ट्रांसफॉर्मर। और इस वर्ड से आप जो है इस ट्रांसफॉर्मर वर्ड से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हों, क्योंकि जो है आपके घर के अगल बगल जो जितनी भी जो है इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई होती है वो आपके ट्रांसफॉर्मर के द्वारा होती है। आपने घर के अगल बगल देखा होगा, कहीं पे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे हुए देखे होंगे, तो उनमें देखा होगा 3 वायर्स आती हैं जो कि 11,000 वोल्ट होता है, और जिसको वो कन्वर्ट करके आपको 220 वोल्ट में दे देता है। ये क्योंकि आपके घर के अप्लायंसेस सारे 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे चलते हैं। ठीक है। जबकि जबकि जो पावर स्टेशंस होते हैं, पावर स्टेशंस पे जो है आपका जो है क्या होता है, लो वोल्टेज में जो है आपकी जो है पावर इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, लेकिन उसको जब भेजा जाता है तो हाई वोल्टेज में भेजा जाता है। इसका कारण क्या है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो उसी ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम पावर स्टेशन की बात कर रहे होते हुए बेटा, जैसे ये पावर स्टेशन है, यहाँ पे पावर स्टेशन है आपका, ये पावर स्टेशन है आपका यहाँ पे। ठीक है। इस पावर स्टेशन ने जब वोल्टेज को डेवलप किया तो एनर्जी जो है आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाया, जो है मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम इसको ऐसी वोल्टेज पे, लो वोल्टेज पे अगर भेज दें, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, आपकी पूरी पावर लॉस हो जाएगी, बिकॉज ऑफ पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है। आई इज द करंट फ्लोइंग इन दिस, क्योंकि ये वायर बहुत लंबी है तो रेजिस्टेंस जो है इसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और करंट भी अगर ज्यादा है तो पावर बहुत जबरदस्त ढंग से डिसिपेट करेगा इन लाइंस में। ठीक है। तो आपके पास जो बहुत दूर, जैसे मान लेते हैं 50 किलोमीटर दूर जो है आपका घर है, और यहाँ से पावर स्टेशन से आप तक जो है वो बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचानी है, तो वो लाइनों में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि जो है डिस्ट्रॉय करने का मतलब यहाँ पे डिसिपेट कर जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं जो कि क्या करता है आपका हाई वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज वी एच वी का मतलब हाई वोल्टेज में क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। किसको? यहाँ पे जो लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज को, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगता है, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, आपने देखा होगा, अगर किसी पावर स्टेशन के अगल बगल आप जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वो क्या करता है, लो वोल्टेज, जो यहाँ पे लो वोल्टेज थी, जो पावर हमने जनरेट किया था वो लो वोल्टेज में किया था, उसमें करंट हाई थी, तो हम उस करंट को कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं कम? क्योंकि करंट से पावर लॉस जो है कम हो जाता है। करंट जो देखो कम करेंगे तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। और इसको किस में क्या, हाई वोल्टेज, लेकिन करंट क्या हो जाती है, लो हो जाती है, तो इससे पावर लॉस से हम बच जाते हैं और इजीली हम उस पावर को यूज कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके घर पे पहुंचेगा, तो ये जब घर पे पहुंचेगा, ये देखो घर पे पहुंच गया, यहाँ पे ये डोमेस्टिक सप्लाई है आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगता है, फिर एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगता है। वो क्या करता है, यहाँ से आपके हाई वोल्टेज में आ रही होती है, तो हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, यही इसकी डेफिनेशन भी है ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। समझ में आ रही बात ये? और ये वाला ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप है। तो ये क्या, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, और ट्रांसफॉर्म लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट। तो ये वाले ने क्या किया, लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि पावर लॉस से हम बच सकें। तो अब आप कह रहे होगे तो यहाँ पे भी तो पावर, तो क्योंकि हमारे घर के बगल में ही, अगल बगल ही ट्रांसफॉर्म होता है, तो लाइनें इतनी लंबी नहीं होती है, तो पावर लॉस उतना नहीं हो पाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन जब जो है किसी पावर स्टेशन बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि मेन सिटी से दूर होते हैं वो, तो वहां से जो है सिटी तक करंट को लाने के लिए बहुत लंबी लाइनों को जो है बिछाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर उसमें करंट भी ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो है घरों के अगल बगल जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो है इधर उधर जो मतलब जो आपके पावर स्टेशन के पास होते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये आपका जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो एक तो हमें यहाँ से पता चला कि ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस है, ये पता चल गया।
ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट, समझ में आ रही बात ये। और या इसको दूसरे भाषा में कहें तो क्या कहते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज लो करंट में जो कन्वर्ट करे दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप होते हैं, वन इज योर स्टेप डाउन, अनदर वन इज योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो हमने दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर अभी यहाँ पे पढ़े, वन इज योर स्टेप अप और अनदर वन इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है इसके बारे में भी हमसे पूछ लेते हैं कभी कभार कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो एक ट्रांसफॉर्मर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका इनपुट सर्किट है और यहां जो है आपका ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल है इसकी, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, एस फॉर सेकेंडरी। और ये जो क्या है लैमिनेटेड कोर है, लैमिनेटेड कोर रखना पड़ता है इसमें ताकि एडी करंट ना बने इसके अंदर। और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये इन प्राइमरी और सेकेंडरी जो है टर्न्स यानी कि वायर्स को क्या करा जाता है, इंसुलेटेड वायर्स को लपेटा जाता है ताकि जो है जो प्राइमरी में जाने वाली करंट है से जो फ्लक्स बनेगा वो सेकेंडरी कॉइल से क्या हो जाए, लिंक हो जाए। यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर था। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है क्या हो जाएगा, आपका इंडक्शन हो जाएगा। ध्यान रहे ये दोनों कनेक्ट नहीं है बेटा, ये इंसुलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए जरूर रहते हैं बट ये कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड नहीं है, ये जो है लिपटे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से जो फ्लक्स बनता है वो इससे क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर को रखने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपनी ओर खींचता है। तो जाहिर सी बात है जो फ्लक्स की लीकेज ना हो, क्योंकि प्राइमरी जितना फ्लक्स बना रहा है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी से अगर लिंक होगा तभी जाके सेकेंडरी में अच्छा जो है इंड्यूस ईएमएफ होगा। समझ में आ रही बात है। तो अगर हम उसके अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर ना लगाएं तो कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है, लीक कर जाता है, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए हमें जो है अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर को रखना पड़ता है, यानी कि आयरन की जैसे मटेरियल को रखना पड़ता है। तो पहला हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, दूसरी हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ दिया। तो उसी डेफिनेशन के अंदर हमें पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वन इज योर स्टेप अप एंड वन इज योर स्टेप डाउन। तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के टाइप में एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। अभी कभी कभार हमसे ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द डायग्राम, सर्किटल डायग्राम ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप में क्या होता है बेटा और स्टेप डाउन में क्या होता है। स्टेप डाउन में जो है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कम होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये क्या है, स्टेप डाउन है। देखो स्टेप डाउन। इस ट्रांसफार्मर को यदि आप ध्यान से देखें तो देखो इसके प्राइमरी कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स, देखो बहुत ज्यादा फेरे बना रखे हैं। इसमें जो है क्या बहुत कम जो है आपके टर्न्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा टर्न्स हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहां से जो इनपुट वोल्टेज है जो प्राइमरी में लगी है, तो वीपी इनपुट है आपकी, ये इनपुट सर्किट है आपका। तो वीपी वोल्टेज इज ग्रेटर देन वीएस, जो सेकेंडरी में मिल रही है, आउटपुट में मिल रही है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिल रही है वो उससे क्या है, कम है, ठीक है। और यहां क्या होती है, करंट ज्यादा होती है। जब वोल्टेज जो है आपकी हाई वोल्टेज होगी तो यहाँ पे करंट कम होगी, यानी कि आईपी यानी कि करंट इन प्राइमरी इज लेस देन करंट इन सेकेंडरी, सेकेंडरी में करंट ज्यादा मिलेगी। और ये ट्रांसफार्मर लगता कहाँ है, आपके घरों के लिए, यानी कि डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, ठीक है। अब ये जो है दूसरा ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, यानी कि वोल्टेज को डाउन करने के लिए होता है। ये आपके अगल बगल लगा होता है आपके घर में। कभी कभार आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी, लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो दूसरा ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। उसमें स्टेप, ये तो स्टेप डाउन है, सॉरी स्टेप अप होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कैसा होता है, देखिए जरा बेटा, ये इसकी प्राइमरी कॉइल होगी और ये लैमिनेटेड कोर है। इसको लैमिनेटेड इसलिए बनाया गया ताकि एडी करंट के लॉस को बचाया जा सके। तो अब ये देखो, ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्या है आपके, ज्यादा है, स्टेप अप। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेप अप
ट्रांसफार्मर है। और ये क्या है, लैमिनेटेड कोर है, आयरन की कोर है, ठीक है। तो देखिए जरा इसमें नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी क्या है आपके ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ठीक है। देखो इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, उसमें सेकेंडरी में ज्यादा है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को, या जो वोल्टेज मिलेगी आउटपुट सेकेंडरी है, सेकेंडरी की जो वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड जो प्राइमरी की वोल्टेज है। तो क्या हो जाएगी, वीपी वीएस इज ग्रेटर देन वीपी, ठीक है। बट इसमें जो है आईएस जो करंट होगी, या जो आईएस करंट होती है जो सेकेंडरी में प्राप्त होगी वो कम होती है, आईएस इज लेस देन आई पी, यहाँ पे करंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आईपी करंट है आपकी। तो आपको ये पता चल गया कि एक ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, वन इज स्टेप डाउन स्टेप अप, उन दोनों के मैंने सर्कुलर डायग्राम भी आपको दिखा दिए, ठीक है। और उसमें किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, आप इन दोनों चीजों को याद रखिए, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली एक नया रेशियो आएगा उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ट्रांसफार्मर डीसी डिवाइस के लिए काम नहीं करता, यानी कि अगर आपने डीसी वोल्टेज लगाई तो काम नहीं करेगा, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जाहिर सी बात है, जब तक आप वेरिंग करंट जो है प्राइमरी में नहीं भेजेंगे तब तक ये जो है सेकेंडरी से फ्लक्स को चेंज नहीं करेगा। देखिए आप कहेंगे नहीं सर फ्लक्स तो बन रहा है, फ्लक्स तो बन रहा है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसमें डीसी करंट जाएगी, करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड जहां इट मींस फ्लक्स है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है वहां पे, तो उन्हीं की काउंट फ्लक्स कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन माइकल फैराडे क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, वो कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल is always develop an induced EMF in it, and its value is your E is equal to n d phi upon dt, that is the rate of change of magnetic flux के बराबर होता है। तो फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, फ्लक्स लिंक होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स लिंक के साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कुछ परिवर्तन भी आना चाहिए, चेंज भी आना चाहिए। तो इसलिए डीसी करंट क्या है, कांस्टेंट करंट है, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी कांस्टेंट बनेगा। ऑब्वियस बात है वो चेंज नहीं होगा, और वो चेंज नहीं होगा तो सेकेंडरी में कॉइल में इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में सेकेंडरी में होना जरूरी है इंडक्शन। समझ में आ रही बात है। तो इसलिए डीसी सोर्स के लिए काम नहीं करता। अभी समटाइम्स जो है बच्चे के दिमाग में हमसे पूछते हैं, जैसे बच्चे पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर एक जनरेटर की तरह है कि ये पावर को बढ़ाता है। ध्यान रहे, ट्रांसफार्मर इज नॉट ए जनरेटर। ये जितनी इनपुट पावर देगा उतनी ही पावर आउटपुट पावर भी देगा, अगर इसमें कोई लॉस ना हो तो। कायदे में कुछ ना कुछ तो लॉस मौजूद होते हैं, इसलिए जो है इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर। आप यहां से वोल्टेज बढ़ जा रहा है, वोल्टेज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी बढ़ गई। समझ में आ रही बात है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि वोल्टेज एंड एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, ये सेम चीज नहीं है। पावर जो यहाँ से आप देंगे वही पावर आपको यहाँ पे प्राप्त होगी, यदि इसमें कोई भी जो है लॉस नहीं है। ये पावर को बढ़ाता नहीं है, पावर को उल्टा घटा जो देगा, क्योंकि जो है इसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं जिसको हमें लास्ट में पढ़ना है अभी। समझ में आ रही बात है। तो इट इज नॉट ए जनरेटर, ये जनरेटर नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में बाकी देखो सारी चीजें वोल्टेज बदल गई, जो है आपकी जब इनपुट की वोल्टेज आउटपुट की वोल्टेज से डिफरेंट है, इनपुट की करंट आउटपुट की करंट से डिफरेंट है। समझ में आ रही बात है एक ट्रांसफार्मर में। लेकिन जब हम इसमें एसी लगाते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर एसी के लिए यूज होता है, एसी एक अल्टरनेटिव करंट है जो अपनी वैल्यू को बार बार क्या करती है, चेंज करती है। तो जाहिर सी बात है जैसे इसमें इनपुट पावर लगेगा तो एसी की एक फ्रीक्वेंसी होती है बेटा। जैसे हमारे घरों में जो एसी आती है वो 50 हर्ट्ज की एसी आती है, तो वो 50 हर्ट्ज की एसी जो है आएगी, तो क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम रहती है बेटा इसमें। बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ये भी चेंज हो जाएगा, 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 सब चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ प्राइमरी में करंट कुछ और होगी तो सेकेंडरी में कुछ और होगी, यानी कि सेकेंडरी में सर्किट में कुछ और करंट मिलेगी, वोल्टेज कुछ और होगा तो सेकेंडरी में कुछ और मिलेगा, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। ऐसा क्यों? बिकॉज जिससे उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, उस फ्रीक्वेंसी का मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट इन द प्राइमरी, और वो चेंज जो है उतना ही चेंज उसको सेकेंडरी में मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जितना चेंज यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी में हुआ उतना ही चेंज यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, दैट इज आउटपुट और इनपुट में फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे अगर पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में क्या होगा यदि हम जो है इनपुट, अगर हमने वोल्टेज जो है 50 हर्ट्ज की दी, कोई एसी की सप्लाई है और 50 हर्ट्ज की जो है एसी हमने इनपुट में लगाई, तो आउटपुट में जो है उसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या उतनी ही रहेगी, या हम क्या कुछ नहीं कह सकते इस विषय में। तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि आप घर में कोई ट्रांसफार्मर आपके पास है और आप उस ट्रांसफार्मर में यहाँ से 50 हर्ट्ज की एसी देते हैं तो दूसरी साइड आउटपुट में भी आपको 50 हर्ट्ज की एसी मिलेगी। ये बात आप समझें। क्यों ऐसा क्यों होता है, फिर मैंने समझाया, क्योंकि इस इनपुट करंट की जो चेंज है वो ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जितना तेजी से ये चेंज होगा उतनी तेजी से यहाँ पे इंडक्शन होगा वोल्टेज का, तो वो वोल्टेज भी वैसा ही इंड्यूस होगा जैसे जिस तरीके से यहाँ पे चेंज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे हो रहा है तो उसी फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे भी प्राप्त करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफार्मर इज नॉट ए जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर नहीं है, ये यानी कि पावर को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, जो इनपुट पावर है उतनी ही आउटपुट रहेगी यदि जो है इसमें कोई भी लॉस ना हो। ऑल्दो इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो इस वजह से इनपुट पावर इज नॉट इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आउटपुट पावर। ठीक है, क्योंकि कुछ लॉसेस हो जाते हैं इसमें, तो हम इस चीज को याद रखेंगे। तो इतना आप सभी लोगों ने देख लिया। अब हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर की, जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। प्लीज आप सभी लोग देखें कि ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर रेशियो, इसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। कोई कोई बुक इसको जो है के से भी डिनोट करती है, स्मॉल के से। तो आप फिलहाल जो है आर से इसको डिनोट कीजिए, स्मॉल आर से। ठीक है, तो देखते हैं जरा, देखो जरा यहाँ पे क्या है। जैसे ही यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल है, कोई भी ट्रांसफार्मर ले लीजिए, हर ट्रांसफार्मर में ऐसा ही हो रहा होगा। ये लैमिनेटेड कोर होगी इसकी, ये जो दो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये लैमिनेटेड कोर है। ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, तो ये सेकेंडरी कॉइल है आपकी। और यहाँ से एक इनपुट लगा दिया वोल्टेज। ठीक है, वी इनपुट लगा दिया, ये वी इनपुट है बेटा, यानी कि चेंजिंग वे वो वोल्टेज लगाया, ये चेंजिंग वोल्टेज है आपका। ठीक है, वी इनपुट यहाँ पे लगा दिया, देखो ये चेंजिंग वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया, ये चेंजिंग वोल्टेज है। ऐसे करके मैं जानबूझ के साइन बना रहा हूँ ताकि ये चेंज कर रहा है। इनपुट आपने वोल्टेज यहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल है एंड दिस वन इज योर सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो रही है, तो इसको बोलते हैं वी आउटपुट। ठीक है, जिसको सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं। इसको जो है प्राइमरी वोल्टेज वी भी कह सकते हैं, वी पी भी कह सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इनपुट लिखें, आई फॉर इनपुट, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर इनपुट, वी फॉर वोल्टेज, ओ फॉर आउटपुट, वी फॉर वोल्टेज, एस फॉर सेकेंडरी। सेकेंडरी में वोल्टेज है तो दैट्स वाई इसको ऐसा लिख दिया गया है। ठीक है, अब मान लिया जाए यहाँ से कोई चेंजिंग वोल्टेज गई, ऐसे करके इसमें गई, तो उसकी वजह से जो है इसमें क्या होगा, इस प्राइमरी कॉइल में जो है क्या होगा, एक इंडक्शन होगा, जिसको सेल्फ इंडक्शन हम कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन जो प्राइमरी कॉइल में हो रहा होगा, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, द इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इन द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, माना कि इसके प्रत्येक टर्न से जो है चेंज इन फ्लक्स कितना है, डी फाई पी है। कितने समय में, डी टी समय में। समझ में आ रही बात है। तो इंड्यूस ईएमएफ इन दिस कितना हो जाएगा आपका, इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एल कितना हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। लेकिन हम एल वाला रिलेशन नहीं है इसमें, इंड्यूस हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। फराडे क्या कहता है, ई इज इक्वल टू कितना होता है, एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जो है मान लीजिए फ्लक्स में, क्योंकि इसमें करंट जा रही है तो जाहिर सी बात है कि अपनी ही फ्लक्स से जो है अपने अंदर ही इंडक्शन कर देगा। तो वो कितना फ्लक्स इंडक्शन करेगा, एन पी, इससे नंबर ऑफ टर्न इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका। वेयर डी फाई पी इज द चेंज इन फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, पर कॉइल में चेंज है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंडरी में भी चेंज होगा। देखो, तो सेकेंडरी में जो है ये फ्लक्स जब लिंक होगा, यही फ्लक्स जो यहाँ से फ्लक्स जो चेंज बना है, वही फ्लक्स तो सेकेंडरी में जा रहा है। तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वो कितना डेवलप होगा, देखो सेकेंडरी के यहीं पे लिख लेते हैं आपका। तो सेकेंडरी के लिए एस इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी डी फाई एस, क्योंकि उसके टर्न्स उसमें फ्लक्स को लेट इट बी फाई एस मान लेता हूँ। यहाँ से कुछ फ्लक्स दिया और वो वहाँ लिंक हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। डेट इज ये जो प्राइमरी से फ्लक्स आया वो इसमें, तो फाई एस क्यों लिखा है, फाई एस इज द फ्लक्स लिंक चेंज इन डेल्टा डी फाई एस इज द रेट
इज द चेंज इन फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी है। समझ में आ रही बात है? तो ये फ्लक्स इस फ्लक्स से लिंक हो रहा है। तो मैंने ये दोनों को अलग अलग इसलिए दिखा रखा है बेटा, जानबूझ के अलग दिखा रखा है ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितना इंडक्शन हो रहा है, इसमें कितना इंडक्शन हो रहा है। तो इसमें ईपी इंडक्शन हुआ, इसमें ईएस इंडक्शन हुआ, इसमें इसकी करंट के द्वारा हुआ और इसकी करंट के द्वारा जो फ्लक्स, क्योंकि ये कॉइल जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे कपल्ड रहती हैं, तो इससे भी वो फ्लक्स लिंक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कुछ फ्लक्स जो बना रही है जो कि सेकंड से लिंक हो रहा है, जो कि इसका फ्लक्स क्या है, चेंज इन फ्लक्स क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है। अगर कोई लीकेज ना हो, इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स, इफ देयर is no leakage of flux in the ट्रांसफॉर्मर, बड़ी आइडियल केस को ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर। तो उस केस में क्या होगा, डी फाई एस अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई पी अपॉन डी टी, यानी कि जितना फ्लक्स प्राइमरी बना रहा है उतना ही सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया जाए, यानी कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड किया जाए, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी हैव, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, ES अपॉन ईपी, ES अपॉन ईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस NS d5s अपॉन dt अपॉन माइनस NP d5p अपॉन dt। दिस कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस आल्सो कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ दिस, if there is no leakage of flux in the transformer, in that case the flux developed by the primary, total flux developed by the primary is linked with the secondary, that is the change in flux जो भी प्राइमरी में हो रहा है वो सेकेंडरी से भी उतना ही लिंक हो जाएगा। इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे लॉसेस में, पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, तो ये V आउटपुट है जो कि VS के बराबर है। तो इस रिलेशन से क्या रिलेशन आया, तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS अपॉन NP। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इस रिलेशन को जो है थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं बेटा। देखिए, यदि जो है, यदि हमारे पास क्या हो, इफ देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इफ द प्राइमरी कॉइल हैज नो रेजिस्टेंस, इफ द प्राइमरी कॉइल हैज नो रेजिस्टेंस, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इन दैट केस क्या होगा, देखो जरा, जितना वोल्टेज आपने लगाया है वो वोल्टेज यहां पे प्राप्त हो जाएगा जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ है। इसके अंदर कौन सा इंड्यूस हुआ है, EP वोल्टेज हुआ है, तो वो वोल्टेज यहां पे प्राप्त होगा। क्यों, ऑब्वियस बात है, जितना आप लगाओगे उतना ही तो मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये जो वोल्टेज, अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो यहाँ इसका पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता, और पोटेंशियल ड्रॉप कर जाता तो यहाँ वोल्टेज कुछ और प्राप्त होती। अब मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनल में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब जितनी वोल्टेज आप लगा रहे हो उतना ही तो यहाँ पे इंड्यूस होगा प्राइमरी में। तो जो प्राइमरी में इंडक्शन हुआ वो इतना है। ये क्या है, इंड्यूस EMF इन द प्राइमरी। ये क्या है आपका, इंड्यूस EMF इन द प्राइमरी कॉइल। PC का मतलब प्राइमरी कॉइल में। ये है आपका, ये क्या है आपका, इंड्यूस EMF in the secondary, ये यस है। तो उस केस में जितना वोल्टेज लगा रखा है, तो इनपुट वोल्टेज कितनी लगी है, VP लगी हुई है, तो आप क्या लिख दोगे, VP लिख दोगे। तो VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V
EP। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा। जनरली क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि EP इज इक्वल टू VP, ये कंडीशन जब तक नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो मैं बोल रहा हूं तो उसको याद रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड क्या है, ध्यान से देखिए, अगर ये आउटपुट का सर्किट जो है क्या हो, ओपन हो। ओपन कहने का मतलब यानी कि जुड़ा नहीं है अभी किसी से, तो उस केस में जो भी यहां इंडक्शन हुआ है, क्योंकि इंडक्शन जो है ओपन सर्किट में भी होता है इंडक्शन, ये हमने पढ़ा था, देखो आप म्यूचुअल आप जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़े, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा, यदि सर्किट क्लोज हो तब करंट रन करेगी उसमें, तो इंड्यूस करंट हमेशा नहीं होगी, इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है। लेकिन समझ में आ रही बात ये, तो इंड्यूस ईएमएफ तो हो गया इसके अंदर, लेकिन अगर मैं सर्किट को ओपन रख दिया, इस सर्किट को यदि मैंने ओपन रख दिया तो यहां से कोई करंट यहां नहीं आ रही है, तो इसका मतलब जितना वोल्टेज यहां डेवलप हुआ उतना वोल्टेज यहां मिल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो कहीं ड्रॉप ही नहीं होगा। तो इट मींस क्या होगा, इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, ओपन हो जाएगा तो जितना आपने जो है वोल्टेज यहां पे कितना डेवलप हुआ था, ES डेवलप हुआ था, ES बिकम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, VS, सेकेंडरी में जो वोल्टेज, जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है, VO इज इक्वल टू VS, तो ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन कैसा नजर आएगा, देखो, इन प्लेस ऑफ EP यू कैन पुट इनपुट वोल्टेज, इन प्लेस ऑफ ES यू कैन पुट आउटपुट वोल्टेज VS, ठीक है। तो देन यू हैव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो, दिस इंप्लाइज इज, इसमें क्या हो जाएगा, VS अपॉन VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, NS अपॉन NP। ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो का एक छोटा सा पार्ट आ गया, क्योंकि रेशियोज हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिए उसको, हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए, यदि इसमें यहां से पावर, इनपुट पावर कितनी है, PI है, ठीक है, और इसमें इनपुट करंट कितनी है, IP, और यहां से आउटपुट करंट कितनी है, IS है, और आउटपुट पावर कितनी है, PO है, ठीक है, ठीक है। तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी, देखो, P इनपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू कितना होता है, VI। तो इनपुट वोल्टेज कितनी है आपकी, VI, या VP लिख रखा है मैंने, देखो नीचे VP लिखा हुआ, तो VP, और इनपुट करंट कितनी है, IP, ये हो जाएगा आपका। और इनपुट वोल्टेज हमने, इनपुट पावर हम निकाल चुके, तो अब हम आउटपुट पावर निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ से पावर, तो आउटपुट में हम पावर लेते हैं उस पावर को, तो आउटपुट पावर, पावर PO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस, यानी कि इसकी जगह आउटपुट वोल्टेज, तो VS जो है आपकी आउटपुट पावर है, और उसमें बहने वाली करंट कितनी है, IS, ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि आपके पास इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, यदि पावर का कोई लॉस ना हो, इफ सब आइडियल कंडीशन पे हो रहा है, ध्यान रही, आइडियल कंडीशन पे हम निकाल रहे हैं, यानी कि आइडियल 100% पे निकाल रहे हैं अभी। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, यदि पावर का कोई लॉस ना हो, तो PI इज इक्वल टू P इनपुट, यानी कि इनपुट पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P आउटपुट। तो P इनपुट कितना है, ध्यान से देखो, P इनपुट ये है आपका, VP IP इज इक्वल टू VS IS, ठीक है। तो यहां से क्या निकाल लेते हैं, देखो, VS अपॉन VP निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IP अपॉन IS, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को लिखना चाहें बेटा, देखो आगे अगला स्टेप, तो VS अपॉन VP इज योर IP अपॉन IS, सो दिस रिलेशन बिकम कैसा हो जाएगा, देखो, NS अपॉन NP, तो अपनी जगह पे है बेटा, इज इक्वल टू क्या है, VS अपॉन VP हो गया आपका, इज इक्वल टू VS अपॉन VP इज ऑल्सो इक्वल टू कितना है आपका, IP अपॉन IS। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल स्मॉल r, ठीक है। तो इसलिए देखा होगा, देखो इन दोनों रेशियो को देखो जरा, वोल्टेज बढ़ेगी सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़े, ठीक है,
तो करंट कम हो जाती है, करंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा रिलेशन है, देखो उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। तो वी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स रिलेशन है, देखो ये, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी। और ये इसका भी देखो, ये ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इनवर्स रिलेशन है। इसलिए हमने देखा होगा स्टेप अप में क्या होता है, स्टेप डाउन में क्या होता है। स्टेप अप में क्या होता है, आपका लो वोल्टेज हाई करंट इंटू हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे? स्टेप डाउन में क्या होता है, हाई वोल्टेज लो करंट इंटू लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस रेशियो के अनुसार होता है बेटा, ठीक है। तो ये हमको समझिए। अभी ट्रांसफॉर्मर रेशियो से ही ट्रांसफॉर्मर बनाए जाते हैं बेटा, कि हमें किस रेशियो, किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर चाहिए। जैसे यहाँ से जो है 4 लाख वोल्ट आ रहा है, हमें 220 वोल्ट में उसको कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो किस टाइप से ट्रांसफार्मर के टर्न्स को रखें कि हमें वहाँ पे 220 वोल्ट मिले, या हमें 220 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट में बदलना है, तो हम जो है प्राइमरी में कितने नंबर ऑफ टर्न्स रखें कि सेकेंडरी में हमें इतना वोल्टेज प्राप्त हो। तो इस टाइप की चीज़ें हम जो है वहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये हमें इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी आइडियल कंडीशंस पे प्रूव हुआ है, तो ये हमारा आ गया। लेकिन इन प्रैक्टिस एक ट्रांसफार्मर जो है आपका, एक जनरेटर तो है नहीं, तो ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो है इसकी जो है बराबर, तो इस केस में हमने लिख दी, ये देखो लिखी हुई है बराबर। लेकिन इन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, तो उन लॉसेस को हम पढ़ रहे हैं। तो लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एनर्जी लॉसेस को पढ़ने से पहले जो है हम इसकी अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रांसफार्मर रेशियो आप लोगों को याद रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें, तो प्लीज इसको सभी लोग याद रखें। तो एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर निकाल रहे हैं, कितना एफिशिएंट होता है एक ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, तो एक ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी को ईटा से दिखाया जाता है, ईटा से नोट किया जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए एग्जाम में, आपने सिर्फ 9 किए, तो आप कितने एफिशिएंट हैं, तो 9/10, यानी कि आउटपुट इतना मिला, इनपुट मैंने इतना दिया था। इनपुट कितने क्वेश्चनों का दिया था मैंने, 10 क्वेश्चनों का। आपने सिर्फ कितने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन, कितने नंबर 10 नंबर का दिया था इनपुट, और आपने कितने प्राप्त किए, 9। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी, 9/10, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट एफिशिएंसी इज ऑल्सो कितना हो जाएगा आपका, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अब इसको लिख लेते हैं, देखो ये आउटपुट पावर है आपकी। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू कितना होगा, आउटपुट पावर कितना है, ये देखो पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउटपुट। आउटपुट कितना है, ध्यान से देखो वी एस आई एस आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, जिसको मैंने आई वीपी से दिखाया था या वी आई से दिखा सकते हैं। ये आई, ये ओके। एफिशिएंसी इट इज ऑलवेज लेस देन 1, या हमेशा 1 से छोटी होती है, क्योंकि आउटपुट में पावर उतनी हमें प्राप्त नहीं होती, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी अगर निकालनी है, परसेंटेज एफिशिएंसी एटा फॉर एफिशिएंसी, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी एस आई एस अपॉन वीपी आई पी इंटू 100। ये आपका आ गया परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी हैज नो यूनिट, क्योंकि पावर अपॉन पावर है, तो जाहिर सी बात है वॉट वॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट कोई नहीं होगी। इट इज ऑलवेज लेस देन 100%, ये हमेशा 100% से क्या होती है आपकी, कम होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, आपका ट्रांसफॉर्मर पढ़ा, टाइप्स पढ़े, प्रिंसिपल पढ़ा, ठीक है। देन ट्रांसफॉर्मर रेशियो पढ़ा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू बी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, तो इज इक्वल टू आर। ध्यान रहे ऊपर एस एस रहा, एन एस, ये दोनों एक जैसे रहते हैं, बस यहाँ चेंज हो जाता है, करंट उल्टी हो जाती है बेटा। जहाँ प्राइमरी की करंट होगी वहाँ सेकेंडरी की, जहाँ सेकेंडरी की होगी वहाँ, जहाँ प्राइमरी वोल्टेज होगा तो वहाँ सेकेंडरी का करंट होगी, ठीक है। देखो प्राइमरी की वोल्टेज, सेकेंडरी की करंट, ठीक है। तो याद रखना, यानी कि आउटपुट की करंट। अब इसने हमें यहाँ पे से पता चल गया कि जो एफिशिएंसी है ट्रांसफॉर्मर की वो 100% नहीं होती है। हमने बेशक जो है 100% के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर रेशियो निकाल दिया, क्वेश्चन हमारे इसी हिसाब से आएंगे, तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस रेशियो को, ठीक है। और दूसरा,
तो ये एनर्जी जाती कहाँ है और किस ढंग से लॉस होती है? तो लॉसेस इन हम ट्रांसफॉर्मर अब पढ़ रहे हैं। तो एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। अगला टॉपिक है आपका एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो एक ट्रांसफॉर्मर में जो है आपका एनर्जी लॉस किस प्रकार से होता है तो हम देख रहे हैं, ठीक है। लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं उसी पे हम बात करते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जो है जब भी ट्रांसफॉर्मर में के पास गए होगे, देखा होगा बड़े ट्रांसफॉर्मर के पास, तो वहां पे एक आवाज आती है बेटा। तो वो कुछ ऐसी आती है जैसे हमिंग बर्ड जो है ना, जो अपने पंख को हिलाती है, तो उसकी तरह साउंड आती है। यानी कि ट्रांसफार्मर की कुछ एनर्जी जो है साउंड में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं हमिंग लॉस। ये बच्चों को ज़्यादा याद रहता है करके मैं इसलिए इसको पहले लिखा था। तो कितना हो जाएगा? हमिंग लॉस। हमिंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। तो दिस दैट इज सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन साउंड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ऐसा इसलिए आवाज आती है बेटा, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती हैं वो एक दूसरे से कपल्ड रहती हैं। जैसे उसमें इतना हैवी जो है करंट या वोल्टेज लगा होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो कॉइल कपल करने लग जाते हैं, उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन होने लगता है। तो इस इंडक्शन की वजह से जो है क्या होता है, वो कॉइलें एक दूसरे को क्या करती हैं, थोड़ा वाइब्रेशन आ जाता है उनमें। तो वो रिपल अट्रैक्शन की वजह से जो है उन कॉइलों में जो है आवाज़ बनने लग जाती है, और वही आवाज़ हमें बाहर सुनाई लगती है क्योंकि वो कपलिंग की आवाज़ होती है, ठीक है। सेकेंड, कॉपर लॉस। तो व्हाट इज कॉपर लॉस? कॉपर लॉस क्या होता है? देखो, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती हैं वो कॉपर की होती हैं। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका रेजिस्टेंस जीरो है, यानी कि उसमें भी कुछ करंट, कुछ जो है एनर्जी लॉस होगी। समझ में आ रही बात? इन द फॉर्म ऑफ पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द ट्रांसफार्मर। वायर दैट इज कॉपर वायर की होती है, इसलिए इस लॉस का नाम ही जो है आपका लिखते हैं कॉपर लॉस। तो व्हाट इज कॉपर लॉस? दैट इज इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी इन ए ट्रांसफार्मर इन दी इन दी क्या, वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। वो जो वाइंडेड वायर्स रहती है ना, उसमें वाइंडिंग में जो जो एनर्जी लॉस होती है, दैट लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस, क्योंकि वो कॉपर की वायर होती है। तो some part of energy is dissipated in the resistance of the copper wire used in a transformer. That loss is called copper loss. तो थर्ड आपका अब क्या है आपका, इस चीज को समझिए, एडी करंट लॉस। एडी करंट क्या होता है बेटा? एडी करंट जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना बेटा, कोर जहां फायदा पहुंचाती है, थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा देती है। क्या होता है कोर के अंदर? कोर के अपने जो है फायदे हैं। कोर का फायदा यह है कि सारे फ्लक्स के लीकेज को बचा के रखे। अब होता क्या है कि फ्लक्स के लीकेज को तो बचाता है, बहुत हद तक बहुत बचा लेता है, लेकिन क्या होता है कि जो कोर है, कोर एक खुद मैग्नेटिक मटेरियल है, और किसी मैग्नेटिक मटेरियल में यदि जो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना है, तो वो उस कोर से भी लिंक होगा। यानी कि जो कोर उसके अंदर रखा है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उस कोर के अंदर भी क्या कर देगा, करंट को उत्पन्न कर देगा, यानी कि उसमें डेवलप कर देगा, और उस करंट के कारण जो है वो कोर गर्म हो जाएगा, यानी कि आई स्क्वायर आर के रेट से वो भी उसमें भी गर्मी होगी। यानी कि कुछ एनर्जी जो है उसकी जो है हीट में चली जाती है, एडी करंट की के हीट में चली जाती है। समझ में आ रही बात है? कुछ एडी करंट उसमें बन जाता है। मैं अभी आपको एडी करंट भी जो है नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा। तो ये एडी करंट हो गया आपका, ठीक है। तो एडी करंट लॉस जो चौथा इसको कम कैसे किया, इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ यू कैन मिनिमाइज एडी करंट लॉस? तो बाय लेमिनेटिंग द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम क्या कहते हैं, एक ब्लॉक पूरा आयरन का, सॉफ्ट आयरन कोर का ना लेके उसको लेमिनेट कर देते हैं, ऐसे करके काट काट के रखते हैं उसको, ट्रांसफार्मर को। उसके काट काट के रखने की वजह से क्या होता है कि जो जो प्लेट है वो जो है आपका क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसमें करंट जो है आपका डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एडी करंट है को हम बाय कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय लेमिनेटिंग। रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? रिड्यूस्ड
बाय लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एडिकरेंस लॉस भी हो गया आपका। अब अगला लॉस क्या है? फ्लक्स लॉसेस, फ्लक्स लीकेज। तो फ्लक्स लीकेज क्या होता है भाई? देखिए, ऑल्दो हमने जो आयरन की कोर लगा रखी है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी जो है, क्योंकि कपलिंग जो प्राइमरी की सेकेंडरी के साथ जो कपलिंग होती है, कॉइल को जो लपेटा जाता है बेटा, ये परफेक्ट कपलिंग नहीं होती है। कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो फिर भी लीकेज कर ही जाता है, एंड दैट लीकेज इज कॉल्ड फ्लक्स लीकेज। हमने जब प्रूव किया था इस बात को, मुझे अभी भी पता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमने दोनों को, वो एक आइडियल कंडीशन थी। अब यहाँ आइडियल कंडीशन नहीं है, हम लिख रहे हैं कि लॉसेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स में भी लीकेज होता है। दैट इज द फ्लक्स डेवलप्ड बाय द प्राइमरी कॉइल इज टोटली नॉट लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल। दिस लीकेज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स लीकेज। समझ में आ रही बात है? एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लीकेज इन दिस फॉर्म। ठीक है, इसमें लीक कर जाती है। और फिफ्थ वन जो है आपका, ये आपने जो है मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा, तो ये बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है बेटा? जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ना, वो एंड ऑफ द डे वो कैसी है भाई? एक मैग्नेटिक कोर है। तो जाहिर सी बात है, जो फ्लक्स प्राइमरी बना रहा है वो सेकेंडरी से तो लिंक हो रहा है, और दोनों ही चीज उसी में लपेटी गई हैं। तो उसमें अगर लपेटी गई हैं तो जाहिर सी बात है वो फ्लक्स कोई ऐसे थोड़ा बना रखा है कि हमने कि वो पूरी के सेकेंडरी में लिंक होगी। तो जाहिर सी बात है उसमें लिपटी हुई है, तो वो किस में लिपटी हुई है? सॉफ्ट आयरन कोर में। तो सॉफ्ट आयरन कोर से भी वो लिंक हो जाएगा। अब सॉफ्ट आयरन कोर जो है एक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या करने लग जाएगा, ये आपका उसको मैग्नेटाइज करने लग जाएगा। देखा होगा जैसे आप लोग जो है क्या करते हैं कि एक कोई भी आयरन की चीज लें और उसको किसी मैग्नेट के ऊपर रख देते हैं, तो कुछ समय बाद देखते हैं तो उस जो आयरन की चीज है उसके ऊपर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो ऐसे ही जो है, जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके ऊपर एक कॉइल से ऐसे करके लपेट रखी है, तो इससे जो फ्लक्स बन रहा है वो सॉफ्ट आयरन कोर से भी लिंक होगा। तो सॉफ्ट आयरन कोर, तो एक बार पॉजिटिव साइकिल के लिए वो इस दिशा, पॉजिटिव साइकिल से जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाली वायर से इस दिशा में बना, ठीक है। फिर नेगेटिव साइकिल से जो है इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक बार वो मैग्नेटाइज होगी कोर, एक बार डीमैग्नेटाइज होगी कोर। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर की वजह का जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपका कुछ एनर्जी में लॉस होता है, एंड दिस लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसको कैसे कम कर सकते हैं? इसको कैसे कम कर सकते हैं? जब हम इनके बीच में जो ग्राफ बनाते हैं, जिसके लिए जो ये मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है बेटा, आपने ऐसे करके पढ़ा होगा, ये ग्राफ बनता है आपका, जिसका एरिया जो है सबसे कम होता है, उसी मटेरियल को, उसी की हम कोर बनाते हैं, क्योंकि ये जो है जितना बड़ा इसका एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी में लॉस होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिलहाल आप इतना समझिए कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस है। तो द मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द सॉफ्ट आयरन कोर प्रेजेंट इन द ट्रांसफॉर्मर loses some इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दिस लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। इसी लॉस को हम क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। कहने का मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ दी कोर को ही हम जो है क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने जो है ट्रांसफार्मर के बारे में जो है सारी चीज़ें पढ़ ली। तो सारी चीज़ें जो जो इसमें मौजूद हैं वो हमने सभी चीज़ आपको बता दी हैं। तो 5 लॉसेस भी हैं इसके अंदर। आपसे कभी कभार इसके बारे में पूछ लेता है, तो आप इस सभी चीज़ को याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम रहती है, ये मैंने आपसे कहा है। मैं दोबारा जो है लेक्चर को ख़त्म करते करते इसको कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है, तो बच्चा जो है इसका आंसर जो है बड़ा अजीब ढंग से लिख देता है। तो प्लीज़ जो है आप इसको देखिए, और अगली जो है कुछ चीज़ों को हम जो है अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं, तो अब न्यूमेरिकल करते हैं ट्रांसफार्मर की। ओके।